ये सच है या नहीं है सर कि आपके कर्म के ऊपर ही आपका भाग्य बनता है सर? ब्रह्मांड आपके समक्ष झुक जाएगा। एक न्यूक्लियर गिराकर लाखों लोगों को मरवा दिया सर। यूएस का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। तो आज इंसानों को समझाना कितना मुश्किल है सर। ना ये प्रेम का जो जाल है ये आपको जो है परेशानी के अंदर डाल देगा। तो उस बिस्किट के बदले मैंने AK-47 की डील करी है सर। भारत उसको ओवरटेक भी कर सकता है। कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी कुंडली किसी को दिखानी चाहिए सर। नेगेटिव और नेगेटिव ही रहता है। अगर आज इसी एप्स्टीन फाइल को हम देखें, जितने भी रॉयल फैमिली के नाम थे उन रॉयल फैमिलियों के नाम सबके हटा दिए गए हैं। पाकिस्तानियों की कुंडली मेरे पास है। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ कितने वोटों से जीतने वाले हैं सर? कोई चाहता नहीं है कि शांति हो जाए। हिंदुस्तान के अंदर अगर थ्रेट आएगा तो इन्हीं सीमाओं से आएगा। इवेंचुअली आदमी का जन्म ही सुकून के लिए हुआ है, खुश रहने के लिए हुआ है। लेकिन फिर भी आप कहते हो कि आपका सनातन धर्म दुनिया में सबसे अच्छा है, तो एक लाइन सर क्यों अच्छा है ताकि मुझे भी याद रहे? और यही जो है वो सनातन धर्म है। एक बार फिर लक्की बिस अनकट पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट भी आपको हमेशा वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमने शूट किया। इसमें कोई भी कट नहीं होगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एडिट करके आप दुनिया की किसी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। मैंने कुछ दिन पहले एक रील डाला था और मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। एक फील्ड ऑपरेटिव होने के नाते या कोई भी एक एजेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए ग्राउंड में बहुत मेहनत करते हैं, लाइफ को थ्रेट में डालते हैं, तब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन आज दुनिया में मैं बहुत जगह देखता हूं कि लोग आपकी हाथ की रेखाएं, आपके जन्म कुंडली के आधार पर आपका पूरा भविष्य बताते हैं, भविष्य में क्या होगा वो आपके सामने लेके आते हैं। लेकिन क्या सच में जो आपको बताते हैं वो सब कुछ सच है या सिर्फ एक दिखावा? तो ये जानने के लिए आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर विनय बजरंगी सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतने कम और शॉर्ट टाइम पर आए। और मुझे लगा सर कि क्या कहते हैं आज कि ज्योतिषी की जो दुनिया है वो और एक रियल फील्ड पर या जो हम लोग इंट गैदरिंग करते हैं उसमें कितना अंतर है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, हम लोग काम करते हैं, ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भी हमारे को लाइफ को थ्रेट में डालना होता है, क्योंकि कोई ना कोई तो हमारा कोई ना कोई एजेंट हो या कोई ना कोई सोर्स हो, वो ग्राउंड से हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है। हम उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर आगे की जो भी हमारी मिशंस हैं उसको तय करते हैं। लेकिन ज्योतिषी के आधार पर सर कुछ लोग या हाथ की रेखाएं देखते हैं या जन्म कुंडली देखते हैं, ये कितना सत्य है सर? देखिए, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन जो है वो कुंडली के आधार पर चलता है या रेखाओं के आधार पर चलता है। यहाँ पर मैं कुछ खुलासा करना चाहूँगा और बड़ा इम्पोर्टेंट खुलासा है। देखिए, आपकी कुंडली से या आपकी रेखाओं से आपके जीवन के बारे में पता चल सकता है और वो जो है एग्जैक्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि भाग्य तो लिखा हुआ है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, भाग्य जो है वो बदला जा सकता है। इट इज़ ऑल प्रोग्राम्ड। यदि आपने उस प्रोग्राम के अंदर थोड़े से अपने चीज़ों को चेंज कर लिया तो जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसी भांति है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से कहीं जाना है और आपको पता है कि रास्ता ये है लेकिन रास्ता के अंदर कुछ गड्ढे हैं। ज्योतिष आपको सारे रास्तों के गड्ढे बता देगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है इस प्रकार से जाएं या उस प्रकार से जाएं, अपने गंतव्य तक कैसे पहुंच पाएं। तो जो आप काम फील्ड पे करते हैं, ज्योतिष जो है वो काम आपकी रेखाओं को देखकर या फिर आपकी कुंडली को देख के करता है। वो आने वाले खतरों को भांपने की या समझने की कोशिश करता है और आपको आगाह करता है कि भाई ये वाला खतरा यहाँ है, ये वाला खतरा यहाँ है। यदि तुमने इसको ऐसे नहीं टापा तो परेशानी में फंस जाओगे। आप भी वही काम करते हो। हाँ, लेकिन सर अब आजकल मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में, आजकल आप देख रहे हैं भूचाल आया हुआ है, वॉर सिचुएशन चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये तीसरा विश्व युद्ध ही है। सिर्फ न्यूक्लियर नहीं गिर रहे हैं ना सर, आज पूरे दुनिया के अंदर अशांति हो चुकी है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं, मैंने पढ़ा कि यार ये तो पहले ही बता चुके थे कि इस टाइम ऐसा भूचाल आएगा दुनिया के अंदर। कईयों ने बता दिया था कि 2026 में ऐसा होगा या 27 में ऐसा होगा या 28 में ऐसा होगा। इसमें कितना सत्य है सर? देखिए, यदि हम किसी पर्टिकुलर ईयर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वास्तव में भूचाल आया हुआ है।
लेकिन यदि हम देखें 2023, 24, 25 से जो ग्रेजुअल चल रहा है, तो आज हम नॉर्मल तरीके से बैठे हुए हैं। मान लीजिए हम 1975 के अंदर होते और देखते कि 1900 से या 2026 में क्या होगा, तो हम सोचते थे कि उसके मुकाबले में कोई ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम ये सहते हुए आ रहे हैं, तो कोई खास भूचाल होने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ये चलने वाला है वैसा ही चलने वाला है। नहीं सर, आप एक चीज़ और, मैं बाकी का तो नहीं जानता, एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ सर, अब मैं अपने लिए ही पूछता हूँ, बाकी के लिए तो नहीं पूछूंगा सर, कि मैंने तो कभी किसी को कुंडली ही नहीं दिखाई अपनी कि यार मैं एक स्पेशल फोर्स ज्वाइन करूँगा, सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन करने के बाद आज ये कर रहा हूँ, मुझे तो कल का भी नहीं पता सर। और मेरा ये मानना है कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए। लोग अपना भविष्य दिखाने चले जाते हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत है कि मैं तो, अगर मुझे कोई ये बोले या किसी भी व्यक्ति को ये बोल दे कि यार तुम आज से 3 साल के बाद मर जाओगे, वो तो सर आज से ही मरने लग जाएगा। इससे अच्छा उसको ना ही पता चले कि वो मरने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है ना। अगर मुझे कोई बोल दे यार तेरा भविष्य मैंने देख लिया और तू 3 साल के बाद मरने वाला है, तो सर मैं तो आज से ही हर रोज़ मरना शुरू हो जाऊँगा। देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सबका जो मेंटल टेम्परामेंट होता है अलग होता है। अपनी फैमिली के अंदर देखिए, आप जितने जरूरत होंगे या जितने आप कॉन्फिडेंट होंगे, हो सकता है कि कोई चाचा का लड़का, मामा का लड़का या कोई और थोड़ा सा कमज़ोर भी होते हैं, या थोड़े से जो है जिनको अपने रास्ते के बारे में पता नहीं होता। एक ही मोहल्ले के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, और उसी मोहल्ले के कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ नहीं कर पाते उनको ज्योतिषी की ज़रूरत है। बात यह है कि उनके अपने जीवन को डिफाइन करने के लिए उनको रास्ता नहीं मिल पाता। जिनके पास मंगल अच्छा होता है, जिनका गुरु अच्छा होता है, डिसीजन लेने की पावर होती है, वो आगे बढ़ जाते हैं और उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक ऐसी जगह पर ना पहुंच जाए जहां पर परेशानी आने वाली हो। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो कि विश्वास नहीं करते, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर परेशानी आज तक आई नहीं, लेकिन भगवान ना करे कुछ ऐसी परेशानी आ जाए जिसके बारे में आप ये समझ ना पाएं कि आगे करना क्या है। मैंने देखा कि एक डॉक्टर हैं, वो मानते ही नहीं थे, लेकिन जब खुद को परेशानी आई, उनको खुद को ब्लड कैंसर हो गया और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए जितने भी हो सकते थे, और तब भी वो ट्रीटमेंट हो नहीं रहा था, तो अल्टीमेटली उनको ये पूछना पड़ा कि मैं आखिर करूं क्या ताकि मैं इस विपदा से बाहर आ सकूं। तो जब तक किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती कुंडली दिखाने की, मैं कहता हूं भगवान की बहुत मेहरबानी चल रही है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आदमी असमंजस में होता है। आपको भी पूछना पड़ता होगा अपने पिताजी से कि मैं क्या करूं, अपनी माँ से पूछना पड़ता होगा, या फिर जिसको आप अपने गुरु मानते होंगे उनसे पूछना पड़ता होगा कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। ऐसे में बहुत सारों के पास जो गुरु का माध्यम होता है वो हॉरोस्कोप होता है, उससे पूछ लेते हैं कि मैं आगे करूं या क्या ना करूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो निर्बल होते हैं, बात यह है कि डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी के पास जाना ही पड़ता है। सर देखो, इंटरनल मामलों में मैं बहुत कम बात करता हूँ। आप मतलब जिन्होंने भी मुझे देखा, लोग बोलते हैं यार, क्योंकि इंटरनल मामलों की बात करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे लीडर्स हैं सर, लोग हैं। मैं ज़्यादातर एक्सटर्नल मामलों में ही बात करता हूँ, हम बाहर से ही बात करते हैं सर। जी। आज यूएस पूरी दुनिया के अंदर ये दिखा रहा है कि नहीं, मुझे वेनेजुएला मैंने ले लिया, ग्रीनलैंड मैं लेके रहूँगा, कनाडा के ऊपर भी नज़र है। क्या एक ज्योतिषी के उससे आपको लगता है कि अमेरिका ऐसा ही रहेगा या इसका डाउनफॉल आएगा सर? देखिए, मैं इसके बारे में काफ़ी मैंने स्टडी की, और ये एक जब राष्ट्र की बात करते हैं तो ये कुंडली नहीं होती, बहुत सारी कुंडलियों को इकट्ठा करके हम देखते हैं। तो यूएस का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और ये बात लोगों को शायद अचरज में डाल दे कि डाउनफॉल कैसे शुरू हो गया, जबकि उसने वेनेजुएला ले लिया, ग्रीनलैंड लेने की वो इस समय फिराक में है। लेकिन आने वाले समय में अगर हम 2 साल 3 साल की बात करें तो उसके लिए काफ़ी परेशानी का समय शुरू हो चुका है। जिस मामले में वो सुपर पावर था, उसको ही उसने नकारना आरंभ कर दिया है। यानी कि जब आप अपने गुरु को, या जिससे आप बढ़ते हो, जिससे आप बनते हो, उसी को आप जो है दुत्कारना आरंभ कर दो, तो इसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं, जो कि उसके ऊपर इस समय लगा हुआ है। और वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, भारत उसको ओवरटेक भी कर सकता है। ये 4-5 साल का जो हॉराइजन है, इसमें आप इसको देख पाएंगे। तो वो डाउनफॉल जिसकी आप बात कर रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, मैं कहता हूं कि डाउनफॉल शुरू हो चुका है। सर जैसे हम लोग बहुत बारी करते हैं यार कि हमें भी अपनी कुंडली, तो ऐसा नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी कुंडली किसी को दिखानी चाहिए सर, कि यार मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर, है ना, पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया मैंने, कि आने वाले
कुछ टाइम के बाद तो अपनी चेयर से जाएगा, क्योंकि तीसरी बार तो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता यूएस का कोई, तो उसको भी दिखाना चाहिए सर। देखिए, बात प्रेसिडेंट बनने की है या नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे कि एक समय के बाद, जैसे बोला जाता है कि ये तो सठिया गया है, आदमी जो है वो अपने ही बातों के ऊपर हमेशा केंद्रित रहता है। गुरु जितनी बार कुंडली के अंदर घूम लेता है, यानी कि एक 12 साल में कुंडली में गुरु घूमता है, जितनी बार ज़्यादा घूम लेता है उतना ही व्यक्ति जो है वो अपनी बात के ऊपर अटल हो जाता है। उसने डाउनफॉल ज़्यादा देखा नहीं ट्रंप ने, उसने अच्छा देखा, क्योंकि जो उसने बिजनेस करने की कोशिश की उसके अंदर उसको काफ़ी अच्छा लाभ मिला। सूर्य मंगल का काफ़ी अच्छा उसके हॉरोस्कोप के अंदर एक अधिपत्य है। अब उससे उसका गुरु यानी कि जो ज्ञान का जो लेवल है वो एक ऐसी अवस्था में आ गया कि उसको लगता है कि जो वो करेगा, जैसा वो करेगा वो ठीक होगा। अब यहाँ पर वो मुखर है थोड़ा, ऐसी बात नहीं है, ये बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की है, ये अमेरिकन पॉलिसी है। कुछ वो बोल देते थे या बोल रहे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप या एक दो और जो उनके राजनेता थे, और ये कुछ लोग नहीं बोलते थे, वो ओवर द मतलब कि जो उनकी बातें होती थी उसको बाहर लेकर नहीं आते थे। ये भाई साहब कुछ ज़्यादा जो हैं वो बचकाने स्वभाव के हैं, और सब बातें जितनी भी इनकी कॉफ़ी टेबल्स पे होती हैं ये सारी बाहर निकाल देते हैं, जो उनको लगता है कि बचकानी है। लेकिन ये डाउनफॉल का एक, जैसे मैंने बताया कि ये आगाज़ होना शुरू हो चुका है। जैसे बहुत सारे सर हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि कर्म जैसा होगा आपका भाग्य वैसे होगा, ये सच है या नहीं है सर, कि आपके कर्म के ऊपर ही आपका भाग्य बनता है सर? बिल्कुल, कर्म जो है वो आपके जिस प्रकार से होंगे आप उस प्रकार से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। और हमारे सनातनी धर्म के अंदर आपके कर्म के ऊपर बहुत महत्व दिया गया है कि आपके कर्म और वो संस्कार कहाँ से आए हैं जो आपको वो कर्म देंगे, उससे ही आप अपने भाग्य का निर्माण करते हो। आपके हाथ में चाकू है तो आप चाकू से किसी का मर्डर भी कर सकते हो और किसी की जान भी बचा सकते हो। यदि आप डॉक्टर बन जाओ, उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दो, तो ये कर्म के ऊपर होता है कि आप अपने भाग्य को किस प्रकार से लेकर जाते हो। तो जब हम अध्यापक के रूप में जब किसी को हम समझाने की कोशिश करते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई अपने कर्मों को अच्छा करो, अपने संस्कार जो तुम लेकर आए हो यदि उसके अंदर कोई त्रुटि है उसको ठीक करो, ताकि आने वाली जो पुश्त है, जो जनरेशन है, उसको आप सही प्रकार से समझा पाओ। ये संस्कार होते हैं और कर्म इस प्रकार से करने चाहिए। सर देखो, आम हिंदुस्तानी की बात मैं करूं, एक बच्चे की बात हम लेके चलते हैं, उस बच्चे को हम बचपन से ही ये बोलते हैं दोबारा कि तेरे जैसे कर्म होंगे तेरा भाग्य वैसा होगा। इसी पॉइंट पर सर, आज अमेरिका एक पावरफुल देश है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के पावरफुल देशों में से अमेरिका भी एक पावरफुल देश है, यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट भी पावरफुल हैं जैसे और प्रेसिडेंट पावरफुल हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप, जब इतनी उनकी उम्र हो चुकी है सर, अगर उनके कर्म अच्छे रहे होंगे सर आज इस पावर में है, अगर उनके कर्म अच्छे थे तो क्यों डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल के साथ जुड़ता है सर? इसका मतलब कर्म तो कहीं अच्छे नहीं होंगे सर कि 1990 से उसके एप्स्टीन फाइल के साथ उनका नाम जुड़ रहा है। उन्होंने अपने सत्ता की लालच में पूरे गाजा को ख़त्म करवा दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, तब इनके कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर भी आज कैसे पावर में है? एक यही अमेरिका को अगर मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि कर्म, हम देश के कर्म के ऊपर आ जाते हैं कि अमेरिका का कर्म अच्छा होगा तब वो पावरफुल है। अगर अमेरिका का कर्म अच्छा है तो 1945 में सर एक न्यूक्लियर गिराकर लाखों लोगों को मरवा दिया सर, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि इस देश का कर्म अच्छा है? तो कर्म और भाग्य को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर। देखिए, आप थोड़ा सा इसके अंदर ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल व्यक्ति की, हाँ, और अभी आप उसको राष्ट्र के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम उस राष्ट्र के इंडिविजुअल व्यक्तियों की बात करना शुरू करेंगे तो उनके कर्म बहुत अच्छे निकलेंगे, तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। अब उसके बाद कोई उसके ऊपर राक्षस बैठ जाए या राक्षस जैसी उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाए, जैसे मैंने गुरु चांडाल की बात बोली कि अगर एक गुरु ही चांडाल हो जाए तो फिर उसके बाद वो राष्ट्र का पतन होना निश्चित है। अब 200-300 साल से यूएस का परचम लहरा रहा है, उसके कर्म जो हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। 1945-44 से स्टार्ट उसके कर्म जो हुए हैं वो देख रही है। आज आप इंग्लैंड को देखिए, इंग्लैंड एक समय उसका सूर्य जो है वो कहीं पर भी अस्त नहीं होता था, आज क्या हाल है और आने वाले 10 साल में क्या हाल होगा। तो उनके कर्म बहुत अच्छे थे लेकिन उन्होंने उसको मेंटेन नहीं किया। यदि हम राष्ट्र की बात करते हैं और अगले 10, 15, 20 सालों में आप देखेंगे कि भारत से कहीं नीचे हो जाएगा। अभी तो नीचे है ही है लेकिन कहीं नीचे हो जाएगा। और यही बात यूएस की भी होगी। हम यही हैं, आप यही हैं,
20-25 साल ठहर जाइए, देखिए कि वो जो कर्म उनके भुनने वाले हैं उनकी आने वाली पीढ़ी परेशान होगी। मैंने बताया ना आपको कि उसका गुरु चांडाल योग जागृत हो चुका है। सर जैसे ब्रिटेन के ऊपर हम आए, अगर मेरी जितनी भी रिसर्च है, जितना भी हम लोगों ने वर्क किया, इस एपिस्टीन फाइल में जो सबसे मेन कड़ी है वो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है सर। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली वो थी जिसके करीबी जेफरी एपिस्टीन सबसे करीबी था। लेकिन अगर आज इसी एपिस्टीन फाइल को हम देखें या लोग देख रहे होंगे, 1 लाख से ज़्यादा पन्नों की ये फाइल है, सब पॉसिबल पढ़ना नहीं है, लेकिन उसको आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी पीडीएफ को गायब कर चुके हैं सर। अगर आप कोर्ट के भी पीडीएफ देखो तो बहुत सारे जितने भी रॉयल फैमिली के नाम थे उन रॉयल फैमिलियों के नाम सबके हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी पावरफुल हैं सर ये लोग। देखिए पावरफुल तो हैं, लेकिन एज अ कंट्री अगर आप उसको अवलोकन करना शुरू करें तो आपको लगेगा कि वो वाली बात नहीं है। वो माइट जो क्वीन एलिजाबेथ थी, जो उनके पास माइट थी 1950 में, 40 में, 30 में, आज के जो राजा के पास वो माइट नहीं है। आज उस प्रकार से उनको उस तरफ से सम्मान नहीं मिलता है। अभी यहीं यूएस के प्रेसिडेंट गए थे और वो उन्होंने जो उनका प्रोटोकॉल होता है उसको भी भंग कर दिया था। काफ़ी इसकी भर्त्सना हुई थी, लेकिन प्रोटोकॉल तो उन्होंने भंग कर ही दिया था। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्होंने काफ़ी सारी पीडीएफ गायब कर दिए। माइट इज़ राइट, ये सब जानते हैं। जिसके पास ताकत होती है वो कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर्म अपना जो चैप्टर है वो तो खोलते ही खोलते हैं। चलो बिल्कुल पड़ोस में आ जाते हैं सर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पूरा पाकिस्तान बर्बादी में है सर, लेकिन आसिम मुनीर सबसे अमीर व्यक्ति हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। तो आसिम मुनीर के कर्म कैसे होंगे सर, जो आज पाकिस्तान की धरती का सबसे पावरफुल आदमी बना है। शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल तक पहुंचने तक इन्होंने अपने ही कई ऑफिसर मरवाए फॉल्स ऑपरेशन में, जिन्हें पाकिस्तान ने देखा कि यार हमारे ऑफिसर्स को तहरे तालिबान बलोच ने मार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पता करोगे तो आसिम मुनीर का बहुत बड़ा हाथ रहा है उन सारे ऑफिसर्स को ख़त्म करने में जो भी इनके फील्ड मार्शल या जनरल बनने में सामने थे। तो आपको आसिम मुनीर का क्या लगता है सर? देखिए आप फिर आ गए किसी इंडिविजुअल पे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी खुलासा करता हूं क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी सारे जर्नल्स के बारे में पढ़ा है। अच्छा खासा उनकी हॉरोस्कोप जो मुझे मिल पाता है वो देखने की कोशिश की है। आपने गिद्ध का नाम सुना होगा, लाशों के ऊपर सरवाइव करते हैं। अगर लाश न हो तो गिद्ध न हो। अभी वहाँ पर लाशें हैं कुछ जिसके ऊपर वो मौज ले रहे हैं। एक समय ऐसे आएगा कि वहाँ पर खाने के लिए लाशें भी नहीं बचेंगी। तब ये लोग जो अपना परचम लहरा रहे हैं कहीं पर किसी दूसरे मुल्क के अंदर दुबके हुए नजर आएंगे। और पाकिस्तान के अंदर तो आपको सब पता ही है कि इतिहास गवाह है कि जो एक बार सर्वोच्च पद पे बैठ जाता है उसको एक समय के बाद अपना देश ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उसका फिर गुजारा संभव हो नहीं पाता, जाकर उसकी मृत्यु विदेश में ही आती है। तो देखते रहिए इन मुनीर साहब का क्या होगा, इनका भी यही होने वाला है। सर मेरे को बहुत पाकिस्तान के बहुत लोग देखते हैं, आपका ये इंटरव्यू पक्का देखेंगे पाकिस्तान के लोग। तो शरीफ परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर कि आसिम मुनीर के ऊपर कब तक भरोसा कर सकते हैं शरीफ परिवार की, कब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी में रहेंगे, क्योंकि ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि आने वाले टाइम में इनका भी हाल वही होगा जो भुट्टो का हाल हुआ कि उन्हें भी फांसी में लगा दिया? देखिए ये सब जो है वो अलग अलग सब्जेक्टिव बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब को बहुत संभल के अब काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप ओवर कमिट हो जाते हैं तो पीछे आना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। हम कहें कि तुरंत अच्छे हो जाओ, सात्विक हो जाओ, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। लेकिन 2 साल हैं, जितना ये चल रहा है परपंच, वहाँ पर 2 ही साल बचे हैं। उसके बाद सब कुछ जो है वो और बिखर जाएगा और परेशानी के अंदर आ जाएगा। तो जिसके पास अपने फंडिंग्स हैं, जिसके पास वहाँ पर अपने अच्छे बिजनेसेस हैं और वो सोच रहे हैं कि इस घराने के दम पे वो कर लेंगे, उनको इस समय बहुत सोचने का मन है। सर हम धीरे धीरे अंदर आते हैं, अंदर के आते हैं, मैं अपने ऊपर ही आता हूँ सर, है ना। देखो मेरी जन्म कुंडली आपने देखी नहीं चीज़ें, लेकिन फिर भी मेरे को देखकर क्या लगता है सर आपको, अगर मेरा भविष्य कैसा है या मेरा प्रेजेंट तो लोगों को दिख ही रहा है, भूतकाल लोगों ने देख ही लिया, तो क्या ऐसा लगता है सर? देखिए मुझे आपकी जन्म कुंडली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपने अपनी जन्म कुंडली की बात की है तो मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के अंदर 2 ग्रह बहुत प्रोमिनेंट हैं, एक मंगल और एक केतु। ये दोनों जो है फायर के ग्रह होते हैं और ब्लड के ग्रह होते हैं। और जब इनका जो
ताल्लुक़ होता है, जब इनका एक रिलेशनशिप हो जाता है छठे भाव से, अष्टम भाव से, 12th हाउस पे, तो आप जैसी विभूतियाँ बनना शुरू होती हैं। तो यदि मैं आपकी कभी कुंडली देखूंगा तो मुझे ये पक्का पता है कि ये कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप के अंदर आएगा, और ये आपको आज भी फल दे रहा है। आपको पहले भी इसने आपको रोजी रोटी भी दी, आपको फंसाया भी, आपको निकाला भी, आगे भी आपको परेशानी के अंदर डालेगा, लेकिन जैसे डालेगा बाहर भी निकाल देगा। कॉम्बिनेशन लीथल होता है ये। सर देखो, मैं एक क्वेश्चन है कि क्या जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, वो तय है सर? देखिए, मैंने इसको पहले भी बताया था कि आपकी कुंडली क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, एक चौराहे पे पहुंच गए, अब आपके पास गाड़ी में तेल है, आपके पास इंटेंशन है जाने की, आपके पास 3 रास्ते हैं, क्योंकि एक तो आप आ रहे हैं, तो आपको लेना कौन सा है ये आपके प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि यार आज मैं ना कहीं खाने जाता हूं, तो आपने गाड़ी दाएं मोड़ ली, और आज मैं घूमने जाता हूं ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे, आपने गाड़ी बाएं मोड़ ली, या फिर आज मैं इसको किसी अच्छी जगह जाता हूं और मैं किसी पार्क में रिलैक्स करता हूं, आपने गाड़ी सीधी निकाल ली। यही प्रोग्रामिंग आपके दिमाग की होती है, इसी को हमको चेंज करना होता है यदि आपका डायरेक्शन सही नहीं है आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से। यदि हमने उसको ठीक कर दिया तो जो डायरेक्शंस होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम नेविगेट कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि भाग्य जो है सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए जतन करने का कोई मतलब नहीं है, वो सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि आप अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सर बहुत सारे बच्चे मेरे को क्वेश्चंस करते हैं, दुनिया भर की मेल आती हैं, ज़्यादातर बच्चों के नौकरी को लेकर कि यार जॉब को लेकर। सर जॉब को लेकर मैं मानता हूँ कि सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जीने के लिए लोगों को कुछ तो पैसा चाहिए सर, अपने रोज़गार के लिए। और दूसरी समस्या आज के टाइम में क्या है, आज का यूथ सर, आज का यूथ ये लव मैरिज, ये गर्लफ्रेंड, इनमें भी बहुत परेशान है सर, है ना। 2-2 4-4 ब्रेकअप सबके हो रहे हैं, और शादी के बाद भी, मतलब ये लगा लो कि शादी के बाद मुझे लगता है कि जिस वकील ने उनकी शादी कराई होगी वो वकील को पूरे पैसे भी नहीं पहुंचे होंगे, डिवोर्स के पेपर पहले हो जाते हैं सर। तो उसमें क्या है सर, मतलब इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये मेरा तो फील्ड नहीं है, लेकिन एक ज्योतिष होने के नाते आपके फील्ड से आप क्या बोलते हो इन तीनों चीज़ों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एजुकेशन की, और फिर करियर की, और फिर मैं लव पे आऊँगा, और ये मैं बिल्कुल विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, और वो पढ़ाई जो है अपने, हो सकता है कि मन से ना कर रहे हो, हम पीयर प्रेशर से कर रहे हो कि बच्चा वो, मेरा साथी वो कर रहा है, या माँ बाप कहते हैं कि तुम ये पढ़ो या वो पढ़ो, हम उसके माध्यम से कर रहे होते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका मन जो करता है, अगर आपका वो डेफिनेट है तो आप वो करिए, और यदि आप डेफिनेट नहीं है तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। वो मैं क्यों बताऊंगा? वो मैं इसलिए बताऊंगा कि मैं आपकी कुंडली से आपके धन योग को भांप सकता हूं, देख सकता हूं कि इस व्यक्ति के अंदर कमाने की क्षमता है कितनी। जब मैं वो भांप सकता हूं तो फिर मैं ये भी भांप सकता हूं कि वो जो कमा सकते हो आप, उसका प्रोफेशन आखिर रहेगा क्या, कौन से प्रोफेशन के माध्यम से आप कमा सकते हो। जब एक बार मैं प्रोफेशन को डिकोड कर लेता हूं तो उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स को डिकोड करना बड़ा सिंपल हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है। फिर इसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके एफर्ट्स कितने हैं, ये सारे के सारे इंटरप्ले हो जाते हैं, और मैं आपको बता पाता हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद क्या प्रोफेशनल लाइफ पे जाना चाहिए, और आप कैसे धन कमा पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल मेज़ हो जाती है उनके लिए जो ये सोचते हैं कि हमको जो है पता नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पिताजी ये बोलते हैं, माता ये बोलती हैं, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ये बोलते हैं, ये उनके लिए है। और दूसरी बात, लव लाइफ की बात करते हैं। देखिए, आजकल प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि बच्चे आपस में मिलते कम थे, पहले लड़कों के स्कूल दूसरे होते थे, लड़कियों के स्कूल दूसरे होते थे, पहले जो है वो मिलान कम हो पाता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा है, यानी कि 5th हाउस ओवर एक्टिवेट रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंडली के अंदर यदि आपका 5th हाउस कमज़ोर है, यानी कि आपके 5th हाउस का मतलब होता है प्रेम का, प्रेम में पढ़ने का, वो कमज़ोर है, तो आपको बहुत सोच विचार से लव में पढ़ना चाहिए। क्यों लव में पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो 5th हाउस कमज़ोर होगा, आप किसी से भी प्रेम करेंगे, और बहुत संभव है कि आपका प्रेम उसके साथ चले ना, और यदि आपका चंद्रमा उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो आप फिर डिप्रेशन में, मल्टी डिप्रेशन में, एंग्शियसनेस में आ जाएंगे,
गोलियां खाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को जिसका पंचम भाव कमज़ोर होता है, हम कहते हैं भाई ज़्यादा प्रेम व्रेम में फंसना मत, और प्रेम करना तो तुरंत शादी कर लेना, ब्याह कर लेना, वरना ये प्रेम का जो जाल है ये आपको जो है परेशानी के अंदर डाल देगा। तो ऐसे लोग जो कि अनिश्चित होते हैं या परेशान होते हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे मेथड्स होते हैं बताने के लिए कि कैसे वो अपने ज़िंदगी को बहुत स्टाइल से या सुचारू रूप से लेके जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर। लेकिन अगर ये बच्चों को पता कैसे चलेगा सर कि मेरा पंचम घर कमज़ोर है करके? मैं तो आज ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। देखो मेरे को जितनी भी आपने चीज़ें बताई मैंने कभी ये देखी नहीं, मैंने तो जीवन में मेरी कुंडली भी नहीं देखी ढंग से सर कि मेरी। लेकिन आम बच्चों को कैसे पता चले कि यार मुझे प्यार में नहीं पड़ना, मुझे रास्ते में नहीं जाना, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि अब उनको ज्योतिष के पास आना ही पड़ेगा सर। नहीं आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। आना तब पड़ेगा जब कोई ये कह दे कि पंचम भाव तुम्हारा कमज़ोर है। और पंचम भाव कौन कमज़ोर बताएगा? वो कमज़ोर बताएगा कि उसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई हुई है, vinaybajangi.com। उसके ऊपर आप अपनी कुंडली को निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अच्छा। और वहां पर आपको ये पता चल जाता है कि आपके कौन कौन से भाव हल्के हैं। यदि आपका वो भाव हल्का नहीं है, मैं कहता हूं कि आपका पंचम भाव बहुत मजबूत है, तो करिए प्रेम, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि मैंने उस पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो जब आप डालेंगे अपनी कुंडली तो वहाँ लिखा होगा कि पंचम भाव थोड़ा सा हल्का है या सप्तम भाव हल्का है, सप्तम भाव का मतलब मैरिज का भाव हल्का है, तो फिर आपको गुणागणित करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। और फिर यदि आपका फिर मन करता है कि नहीं नहीं वो लड़की अच्छी लग रही है या वो लड़का अच्छा लग रहा है, उसके साथ मुझे प्रेम करना है, तो फिर आपको आना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कैसे बचूं, क्योंकि मेरा पंचम भाव तो हल्का है। सर अब आते हैं थोड़ा सा और अंदर। 2027 में चुनाव है सर यूपी के अंदर। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ कितने वोटों से जीतने वाले हैं सर, या इस बार पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं? तो आपने तो घोषणा पहले कर दी। नहीं सर ये देखिए कि मतलब कितने, मतलब देखो जो मेरा ग्राउंड है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला सर कि मैं इंटरनल मामलों में बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इंटरनल मामलों में हमारा काम ही नहीं है सर। मेरा सिर्फ काम है इस देश से बाहर इंडिया से किसको थ्रेट है, हमें किससे सावधान होना चाहिए, कौन ऐसा एनिमी है जो हमारे अगेंस्ट प्लान कर रहा है, हम वर्क ही उन पर करते हैं। लेकिन फिर भी देश के अंदर लोग जानना चाहते हैं कि जैसे मैंने बोला कि एक रील मैंने डाली, लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो आप यूपी का आप बता दीजिए सर जी क्या होने वाला है। मैं बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन अगर आपकी बाहर की इंटेलिजेंस है तो हम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी बन सकती है। वो ऐसे बन सकती है कि मैं जो हूँ वो एस्ट्रोलॉजिकली देखूंगा कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत मुझे नज़र आती है, और फिर मैं आपको ये सूचना दे सकता हूँ कि भाई देखिए आपके जो सोर्सेज हैं आप उससे देखिए कि यहाँ पर कोई परेशानी जो है उत्पन्न होने की संभावना है। और जब वो एक बार कोरोबोरेट करा जाएगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट हो जाएगा, यानी कि फिर जो है हम भारतवर्ष को अच्छी तरीके से बचा पाएंगे। नहीं सर, मैं लोगों को एक चीज़ और बताऊं, शायद हिंदुस्तान में या दुनिया में बहुत कम लोगों को पता होगी ये बात कि दुनिया की सीक्रेट सर्विस है अमेरिका की CIA। CIA के अंदर एक ऐसी यूनिट है जिस यूनिट का सिर्फ एक ही काम है रात को सपना देखना। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ होगी सर कि लोग कह रहे हैं यार कैसी बात कर रहे हो। इस यूनिट के अंदर क्या है, वो लोग सोते हैं और जो भी अपने ड्रीम में देखते हैं वो डिस्कस करते हैं, उसके आधार पर ऑपरेशन या एनिमी को ढूंढा जाता है। तो कितनी दुनिया के अंदर सिर्फ एक अकेले CIA के अंदर ये विंग काम करती है सर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक भारतवर्ष में हिंदू राजा रहा है तब तक उसके पास अपने ज्योतिषी हुआ करते थे, और अपने पास ये सपनों को डिकोड करने वाले व्यक्ति रखता था कि आप सोइए, मैं रात को सोऊंगा और सुबह अपने सपनों को हम डिस्कस करेंगे, और ज्योतिषी जो है उसको एक बार इवैल्यूएट करेंगे और बताएंगे कि हमारे राष्ट्र में या हमारे देश में कहाँ पर परेशानी आ सकती है या दिक्कत आ सकती है, या हमको कैसे अपने आप को सजग या तैयार करके रखना है। और CIA इसी सिद्धांत पर, मैंने आपको बोला ना उस विंग का, वो लोग अभी सर्च करेंगे आपको नजर आएगा उस विंग का नाम। उसका सिर्फ एक ही काम है सपने देखना, उन सपनों को डिकोड करना, और CIA की एक यूनिट उस सपनों के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च करती है, अपने एनिमी को ढूंढती है। ये मुझे शॉकिंग लगी ये चीज। सनातनी परंपरा है ये, सोचिए सर। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको अमेरिका फॉलो कर रहा है, CIA उसको फॉलो कर रहा है। तो मुझे वो शॉकिंग लगी ये चीज जानकर। 2000 साल पहले छोड़ दिया इसको। हाँ। हमने 2000 साल पहले छोड़ दिया और CIA इसको अपना रहा है सर। तो हम दोबारा यूपी में सर, क्या है सर यूपी में सर 27 में सर? देखिए इसकी मैं बात जो है वो काफ़ी बार कर चुका हूँ, और योगी जी जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और अखिलेश जी का पलड़ा थोड़ा सा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन वो भी इस समय चारों खाने चित फिर से गिरेंगे इस बार। तो योगी जी की जय होगी। अरे सर, और बिल्कुल हमारे बगल में बांग्लादेश में सर क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बांग्लादेश डगमगा रहा है बहुत ही ज़्यादा, और
मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते होंगे यार हम क्यों नेपाल की बात करते हैं, क्यों बांग्लादेश की बात करते हैं, क्यों म्यांमार की बात करते हैं। जीवन के अंदर हमारा झगड़ा उन्हीं से होता है जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। अगर इस दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर अगर थ्रेट आएगा तो इन्हीं सीमाओं से आएगा। तो हमेशा ये सीमाएं सिक्योर होनी चाहिए, तभी हमारा देश सिक्योर होता है सर। देखिए, आप तो इस फील्ड में काम करते हैं, किसी भी मोहल्ले के अंदर कोई सबसे बढ़िया घर होगा तो उसके आसपास के लोग जो हैं वो बिके हुए होंगे उस घर को बेचने के लिए, मतलब कि उस घर की सब चीज़ों को लड़ने के लिए। तो बाहर के लोग आकर आस पड़ोस को ही तोड़ लेते हैं, तभी वो घर जो है वो हिलता है। और भारत के साथ भी यही है, पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अब नेपाल हो और चाहे वो श्रीलंका हो, ये सब के सब जो हैं वो बाहर के हाथ में पपेट हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि बांग्लादेश, जो कि एक तरीके से भारत का दोस्त था बहुत समय तक, वो जो है, और हमने भी जो अभी दुश्मनी के अंदर ये कन्वर्ट हुआ, वो सारा का सारा आपको पता ही है, सारा यूएस की मेहरबानी है। यूएस का ऐसा नहीं है कि दबाव हम पे नहीं है, बहुत भयंकर दबाव हम पे भी है, लेकिन फिर भी हम जो है मॉडरेशन के अंदर उसकी बात मानते हैं। हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सारी की सारी बातें नहीं मानते। लेकिन ये लोग ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि इनको अपने आप को पॉलिटिक्स के अंदर स्थापित करना है, तो ये मुझे लगता है कि जितनी बात वो बोलते भी नहीं हैं उससे ज़्यादा ये मान के बैठ जाते हैं। तो उनका भविष्य बहुत अंधकार में है, और इस कारण से भारत का भविष्य उनको लेकर हल्का है। तो हमको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो विश्वास नहीं करना चाहिए, और अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या फिर जो भी हमारे उनसे जो विदेशी नीति है, उसको फिर से सुदृढ़, या फिर एक बार फिर से हमको उसका पुनर्विलोकन करना चाहिए। और हमारे देश में 29 में भी चुनाव होंगे सर, तो 29 में किसकी सरकार आएगी सर? ये कोई कहने की बात नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शायद आपके चैनल पे मैंने नहीं कहा, लेकिन मोदी जी की आएगी। लेकिन सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हम अपनी कुंडली के हिसाब से सही हो जाएं तो हम सही हो सकते हैं। अगर कांग्रेस उन गलतियों को सही कर देता है कुंडली के हिसाब से कि यार मेरी ये गलतियां हैं और मैं ऐसे करूंगा सही, तो क्या चांस है कि कांग्रेस भी आ जाए सर, अगर अपनी कुंडली को सही करता है तो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक नटखट बालक है, और पिता उससे बहुत परेशान है, और बच्चा जो है वो एक समय आता है, पिताजी उसको रोज मारते हैं। एक दिन वो कहता है कि पापा मैंने आज सब कुछ ठीक कर दिया, और अब से मैं आपका राजा बेटा। तो पिताजी मान जाएंगे क्या? नहीं, पिताजी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, वो कहेंगे दिखा मुझे 2 साल मैं देखूंगा तेरे को पहले, उसके बाद। अब वो कहे, मान लो कांग्रेस कहती है मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ या करती हूँ, तो जो कर्म के देवता हैं वो कहते हैं टाइम लगेगा इसमें अभी। तो मतलब 70 सालों में कर्म बहुत खराब रहा बहुत खराब रहा। तो 4 सालों में सही नहीं होगा। 70 साल की नहीं है बात, 100 सालों की है, जब से वो आई है तब से। और वो बात, इसके अंदर अभी बहुत सारे साल लगेंगे, और जो प्रधानमंत्री देखने का सपना देख रहे हैं उस पार्टी के, वो शायद सपना देखते ही रह जाएंगे, और तब जाकर ये शायद उनके कर्मों में कुछ सुधार हो। तो सर कर्म कब सुधरेंगे? तब तो उम्र भी हो जाएगी सर। तो अब ये वो मेरे पास आए, मैं उनसे बताऊं कि कर्मों को ऐसे सुधारो, तो हो सकता है कि 10, 20, 25 सालों में जो है वो सुधरें। तो 25 साल तक, मतलब आपके ज्योतिषी के हिसाब से तो 25 साल तक कोई चांस ही नहीं है? कोई चांस नहीं है। अब देख लो भाई, ये तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ यार, है ना, अभी ज्योतिषी जी बोल रहे हैं, अपने सर बोल रहे हैं, तो चीज़ है। तो एक चीज़ और सर, जो मेन है, आज युवा डिप्रेशन में जा रहा है सर, और उसको है शॉर्टकट कमाना। एक ही रात के अंदर उसको फेम मिले, उसको पैसा मिले, उसे नाम मिले। आज का हर युवा इस शॉर्टकट के चक्कर में जा रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर, जो शॉर्टकट में जा रहे हैं सर? शॉर्टकट का मतलब तो यही होता है कि जो चीज़ आपको तुरंत मिल जाए, जिसके आप अधिकारी ना हो सकता है कि 1000 में से एक आदमी को मिल भी जाए ऐसी चीज़ जिसका वो अधिकारी ना हो, लेकिन यदि वो अधिकारी नहीं होता तो फिर उसके पास वो बहुत देर तक रहती नहीं है। तो मेन चीज़ तो ये है कि आपको सारा काम मेहनत से करना चाहिए, और यदि आप बेस बना के काम करते हो तो फिर कभी भी आप धरातल से हिलते नहीं हो। आजकल ज़माना राहु का है। राहु का मतलब है भ्रम, राहु का मतलब यह है धुआं, राहु का मतलब यह है कि ओवर एक्सपेंशन। जितना हमारे पास काबिलियत नहीं है हम उससे ज़्यादा दिखाने की चेष्टा करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि मेरी बातों में थोड़ा सा भी आपको सच्चाई नज़र आती है, आपके अपने बड़े बुजुर्गों की बातों में सच्चाई नज़र आती है, तो अपने आप को एबल बनाओ, अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने आप को, आप जो हो वो किसी भी चीज़ का पहले प्रार्थी बनाओ, और उसके बाद ब्रह्मांड आपके समक्ष झुक जाएगा, क्योंकि एक बार आप कैपेबल हो गए तो वो आपसे
छीन भी नहीं सकता। सर आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है, चाहे वो हमारे देश में ही नहीं हो, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लोगों को समझाना सबसे मुश्किल है सर। दुनिया में सबसे मुश्किल है किसी को समझाना। मैं गीता पढ़ी सर, मैंने गीता में देखा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए सर, वेपन त्याग दिया और बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण तो सर तीनों लोगों के देवता हैं। भगवान कृष्ण तीनों लोगों के देवता, रथ पर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान, खुद हनुमान जी। लेकिन भगवान कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए 18 अध्याय पढ़ने पड़ गए सर। मतलब जो खुद ही भगवान है सर, देखो आम इंसान तो है नहीं, लेकिन एक अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू युद्ध कर, यही तेरा धर्म है। और उसको 2 मिनट में तो अर्जुन नहीं माना। अर्जुन को समझाने के लिए 18 अध्याय बोले, तब अर्जुन समझा। तो आज इंसानों को समझाना कितना मुश्किल है सर। देखिए, जैसे तब मुश्किल था वैसे आज की डेट में मुश्किल है। और व्यक्ति को सबसे पहले तो वो भगवान मिल जाए जिसके सामने वो पूरी गीता पढ़ सके, ऐसा व्यक्ति मिल जाए। इसके लिए उसकी अपनी किस्मत होनी चाहिए और ऐसा उसको ध्यान होना चाहिए कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए। और मुझे इतना विश्वास है कि हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक ऐसी घड़ी आती है जब उसके समक्ष भगवान खड़े होते हैं स्वयं और उसको गीता का पाठ देने के लिए तत्पर होते हैं। यदि वो उस समय वो गीता का पाठ ले ले तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वो पकड़ना पड़ता है उसको कि कब भगवान उसके समक्ष खड़े हैं। बहुधा होता यह है कि माँ बाप जो हैं वो रोज़ बेचारे बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, और बच्चा भी जो है रोज़ सुन सुन के उनको वो कहीं पर भी उनके दिमाग में बात जाती नहीं है। लेकिन उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे गुरु, ऐसे बहुत सारे भगवान व्यक्ति के जीवन में आते हैं जिससे कि उसको ऐसा ज्ञान मिलता है कि वो अपने पूरे जीवन को बिल्कुल चेंज कर देता है। और मैं 25 साल से हॉरोस्कोप पढ़ता हूँ और मैंने ऐसे अनगिनत लोग देखे हैं जो कि कुछ नहीं करते थे या फिर अपने जीवन से हारे हुए थे, और फिर उनके जीवन में कोई ऐसा भगवान आया और जिसने उसको बिल्कुल रूपांतरित कर दिया, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, उसका जीवन जो है बदल दिया। तो आप सबको, जितने भी लोग हैं आपके दर्शक हैं, यदि वो अपने जीवन से बहुत सारी अपेक्षाएं करके बैठे हैं तो अपेक्षाएं अगर की हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर कर्मों का जो है थोड़ा सा ईंधन डालो और उस भगवान का इंतज़ार करो जो कि आपको वो ज्ञान दे दे कि आपके चक्षु खुल जाएं और जीवन के अंदर वो चीज़ मिल जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि जब ऊपर से जब मिलता है तो वो कल्पना से परे ही होता है। सर मेरे पास किसी का नाम आता है XYZ, कोई एनिमी है जिसको थ्रेट, हमें जिससे थ्रेट है या हमारे देश को थ्रेट है। एक ज्योतिषी के पास भी उसकी कुंडली जाती है। अब हम लोग तो उस आदमी के बारे में पूरा डाटा चेक करेंगे सर कि यार ये आदमी क्या करता है, इसका बैंक बैलेंस कितना है, इसके खास लोग कौन हैं, ये कब उठता है, कब सोता है, इसके पावरफुल चीज़ें क्या क्या हैं इसके आसपास, इसकी कमज़ोर चीज़ें कब है, कब हम इस एनीमी को ख़त्म कर सकते हैं, वो कौन सा सही टाइम आएगा जिस टाइम हमारे को एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर वही कुंडली एक ज्योतिषी के पास जाती है, आपके पास वो कुंडली आती है, तो आप उसमें क्या एनालाइज कर सकते हैं सर? ये तो हमने अपना फील्ड ग्राउंड डाटा बताया सर। तो इसके बिना 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो ये है कि वो कुंडली आप लेकर आए हैं कि वो व्यक्ति स्वयं ही ले आया कि सर मेरा बताइए क्या है क्या नहीं है, या आप लेकर आए हैं। मान लीजिए हम उसकी कुंडली अगर आपने मुझे कुंडली दी तो मैं आपको उसके बारे में ये बता सकता हूँ कि ये कितना मक्कार आदमी है, कितना धूर्त है, और इसका टाइम जो है अभी कैसा चल रहा है और कितने दिनों में इसका टाइम जो है वो बहुत हल्का हो जाएगा। यानी कि अगर आपके हाथ इसकी गर्दन पे पड़ने हैं तो वो कब पड़ने चाहिए ताकि आप जो हो उसको नैब कर लो या परेशानी के अंदर डाल दो। और यही कुंडली वो व्यक्ति मेरे पास लेकर आएगा तो मैं उसको यही बात बताऊंगा, लेकिन अलग शब्दों में बताऊंगा कि भाई तेरे ऊपर विपत्ति आने वाली है और विपत्ति बहुत खतरनाक आने वाली है, सरकार के हाथ पड़ने वाले हैं जिससे बचना असंभव है। अब इसका तुझे उपाय करना पड़ेगा। उपाय करने के लिए चाहे तेरे को शाम दाम दंड भेद जो करना पड़े, जाकर पैर पकड़ने पड़े या सरेंडर करना पड़े, ये काम कर, नहीं तो तेरा बचना संभव है। तो बात परिपेक्ष की है, लेकिन जो भविष्यवाणी होगी वो सेम होगी। सर हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं सर, ब्लैक मनी, बहुत ही पैसा। तो अगर कर्म ही के ऊपर चलता है तो इनका ब्लैक मनी कब देश के बैंकों में आएगा सर?
इनके पूर्वज खत्म हो गए सर, इनके पूर्वज उसी ब्लैक मनी से चल रहे हैं, इनके बच्चे चल रहे हैं, उस बच्चे के आज पोते चल रहे हैं। लेकिन वो ब्लैक मनी कब हमारे देश के सही बैंकों में आना चाहिए सर? अब इनका मतलब, इसका मतलब कर्म तो सर सोचो ना आप, कर्म तो खराब ही होंगे ना सर, जब इस जनता का पूरा पैसा स्विस अकाउंट में डाल दिया, पूरे बैंक बैलेंस भर दिए, लोगों को भूखा मार दिया सर। देखिए, ये ना सोचने की बात है कि आप सिर्फ उनके ब्लैक मनी को देख रहे हो, और मैं जो हूँ उनके ब्लैक मनी को देखने के अलावा उनके घर परिवार को देख रहा हूँ, उनके मानसिक चैन को देख रहा हूँ, उनके जीवन जीने के स्टाइल को देख रहा हूँ। आप उनके अच्छे स्टाइल को देख रहे हो कि भैया वो प्राइवेट जेट से जा रहे हैं, प्राइवेट, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ हैं जिनके मैंने लाइफ सिस्टम देखे हुए हैं, और यदि वो उनका मैं बखान करना शुरू कर दूं तो बहुत सारे लोग हाथ जोड़ लेंगे कि ये जीवन हमको नहीं चाहिए, ऐसा जीवन हमारे लिए नहीं है, जहाँ पर ये पता नहीं कि कौन सा बच्चा कब उड़ जाए, जब कौन सी चीज़ कहाँ से हाथ से निकल जाए, कौन सा बीमारी ऐसी पकड़ जाए कि उसका इलाज हम चाहकर भी करवा ना सकें। पैसे पड़े हैं लेकिन इलाज हम करवा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानियों की कुंडली मेरे पास है जो कि चाहकर भी अपना इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि वो वहाँ पर पकड़े जाएंगे। मैं आपको सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये बात। तो इसलिए हम सिर्फ पैसे को, पैसा सिर्फ एक भाव होता है कुंडली का, 11वां भाव, और कोई बाकी 11 भाव तो जीवन के और होते हैं, आपके साथी, आपका जीवन, आपके जीवन जीने का स्टाइल, आपका घर परिवार, आपकी शिक्षा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सनातन धर्म को पे चलते हैं तो हमारा अगला जन्म, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होने वाला है। हमको एक जन्म तो बहुत अच्छा मिल गया, मान लीजिए उसने बोला कि चलो यार इसको ना राजयोग दे देते हैं, पैदा होने से पहले ही अरबों रुपए दे देते हैं इसको, लेकिन बाकी चीज़ें कैसे मिलेंगी भाई? बाकी चीज़ें भी तो, हमारा जीवन, एक बार आपके पास सब कुछ आ जाए आपको कहेगा नहीं, शांति चाहिए। जो मज़ा गाँव की धरती पर जाकर और वहाँ पर बैठ के और वहाँ पर जाने में आता है और कहीं पर भी नहीं मिलता, वो चीज़ जो वो सुकून है वो नहीं मिलता। तो एक चीज़ को अगर आप छोड़ दें, बाकी चीज़ों के अंदर वो हमेशा नेगेटिव और नेगेटिव ही रहते हैं। और जहाँ तक पैसे की बात है, अगर वो पैसा, आपका पैसा तिजोरी में पड़ा हुआ है तो वो सर्कुलेशन में नहीं है। मतलब मैं इतना बड़ा मेरे को इतना ज़्यादा वो आता नहीं है ये विज्ञान की फाइनेंस क्या है, लेकिन पैसा जो एक बार आउट ऑफ प्ले है, अगर अमेरिका का पैसा, क्योंकि उसका वो पैसे का जो सोर्स है वो सिर्फ उसका अपना रुपए ही होता है, यानी डॉलर्स होते हैं, अगर वो आउट ऑफ प्ले है तो उसके लिए वो पैसा ज़ीरो है। तो भारत भी कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा कि जो पैसा किसी ने अपना दबा के रख लिया, ज़ीरो। और सर ये आपने अच्छी चीज़ बताई कि जो पैसा पड़ा हुआ है वो वैसा किसी काम का नहीं है, एक पैसा रखा हुआ है। लेकिन सर आदमी की 3 नीड है सर हमारी दुनिया के अंदर, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर मुझसे भी कोई पूछो तो ये 3 नीड तो मेरे कंपलसरी हैं सर। मैं बिना खाने के नहीं रह सकता, है ना। कपड़ा, मकान, छत मेरे को चाहिए। 3 नीड के बाद चौथी नीड है सुकून। अगर मैं जाता हूँ, चौथी नीड मुझे सुकून चाहिए, पीस चाहिए। हो सकता है किसी को और कुछ चीज़ चाहिए, लेकिन चौथी चीज़ से पहले 3 चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है एक जीवन के अंदर। आज भी हज़ारों ऐसे लोग हैं सर जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है सर। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर मैं आपको ऐसे मुल्क बता दूंगा जिस देश में मैंने एक पार्ले जी बिस्किट की कीमत कितनी थी सर, आई थिंक 2007-8 के आसपास में, मुझे लग रहा है कि एक पार्ले जी, मुझे याद है अच्छे से कि हम लोग जब आर्मी कैंटीन से एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदते थे तो शायद 4 रुपये कुछ पैसे का था वो। तो उस बिस्किट के बदले मैंने AK-47 की डील करी है सर, सेम। अच्छा। इतनी भूखमरी कि एक आदमी को बिस्किट के बदले वो वेपन देने के लिए तैयार था, इतना भूखमरी थी उस देश के अंदर सर। तो लेकिन एक टेररिस्ट को भी खाने की नीड तो है ही ना सर। बिल्कुल है। पीस तो मैं बाद में देखूंगा सर, चौथे नंबर पर पीस देखूंगा, लेकिन मैं खाने के लिए तो चाहिए सर। देखिए, ये ना बहुत सब्जेक्टिव बात है। हमको चाहिए इवेंचुअली सुकून ही होता है। कपड़े से भी सुकून मिलता है, खाने से भी सुकून मिलता है, और छत से भी सुकून मिलता है। लेकिन बात यह है कि वो सुकून हम इन चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ में भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस है। जब तक ये दुनिया इसी बात पे चल रही है कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपस में फसाद हो, जो हमारी जो थियोलॉजी है, जो सनातन धर्म की थियोलॉजी है, वो तो उस पर तो चलता नहीं है कि शांति होनी चाहिए। जैसे ही शांति के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो लोगों के व्यापार बंद हो जाएंगे, काम बंद हो जाएगा, डॉक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे।
आर्म्स एम्यूनिशन ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग जो हम लोग कहते रहते हैं कि नहीं शांति होनी चाहिए, कोई चाहता नहीं है कि शांति हो जाए, और वो सोचते हैं कि शायद ये बेचने से चाहे ये करने से हमको सुकून मिलेगा। इवेंचुअली आदमी का जन्म ही सुकून के लिए हुआ है, खुश रहने के लिए हुआ है, और वो यदि खुश नहीं रहता और उसको लगता है कि मेरे पैसे से ही मैं खुश रहूँगा, तो फिर ये सुकून का जो एलिमेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं नहीं आएगा। इवेंचुअली पूरे के पूरे वर्ल्ड को होना यही पड़ेगा कि सुकून ही ढूंढना पड़ेगा, होना सनातन धर्म में ही आना पड़ेगा, तभी जाकर सुकून मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। सर मैं 3 तरह के लोग मुझे जीवन में मिले हैं बहुत बारी। एक बोलते हैं कि मैं हाथ की रेखाएं देखता हूँ, दूसरे बोलते हैं मैं कुंडली देखता हूँ, तीसरे बोलते हैं कि शायद यहाँ पर भी कुछ लकीर। क्या सच में ऐसा है या सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं सर? ये सच में पॉसिबल है कि आदमी हाथ की रेखाएं सच में देखकर बताता है? कोई कहता है मैं कुंडली देख के, मतलब ऐसा है? बिजनेस देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हाथ की रेखाएं देखते हैं वो हाथ की रेखा पढ़ना जानते हैं, एक ये छोटा सा अपना एक आर्ट है। कुछ लोग जो है वो मस्तिष्क की ललाट की रेखाएं देखकर पहचान लेते हैं, वो उनका अपना आर्ट है। लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ कुंडली, और कुंडली होती है एक आपके, जब आप पैदा हुए थे तो आकाश का मानचित्र जो कि कांस्टेंट होता है, और उसने ऐसा माना जाता है कि हर एक ग्रह ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें दी हैं। अच्छा। तो वो चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो जहाँ तक माथे की रेखाएं पढ़ना है, हाथ की रेखाएं पढ़ना है, वो आर्ट की श्रेणी में आता है, लेकिन कुंडली पढ़ना विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो हम अपने आप को एक छोटा मोटा वैज्ञानिक मान सकते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मैथोलॉजी के ऊपर पढ़ रहे हैं। अब जो दूसरे लोग हैं वो आर्ट हैं, वो आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं। लेकिन सर इसका मतलब देश के जितने भी पावरफुल लोग, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी, व्लादिमीर पुतिन, ट्रम्प, ये सब पावरफुल, इनकी कुंडली तो पावरफुल ही होगी सर। देखो चाहे हमने ना देखी हो, लेकिन अगर मैं एक आम आदमी के नाते क्वेश्चन पूछूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुंडली तो पावरफुल होगी सर। आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई कुंडली पावरफुल होती है या कोई वीक होती है। हम जो है गलत रास्ता को अख्तियार करते हैं, और फिर हमारी कुंडली जो है वो एक नेगेटिव कुंडली हो जाती है, और यदि हम पॉजिटिव रास्तों को अख्तियार करते हैं तो हमारी कुंडली बहुत पॉजिटिव हो जाती है। आप ही की बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 20-22 साल पे हम लोगों को बहुत भोग विलास की आवश्यकता पड़ती। हम लोग जो है वो इस तरीके से जाते कि हमको ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चीज़ चाहिए, तो वो धीरे धीरे भोग विलास वाली कुंडली बन जाती। वो फिर एक बिजनेसमैन की कुंडली शायद बन सकती थी, लेकिन एक मोदी की कुंडली तो नहीं बन पाती, कम से कम। आप समझते हैं? नहीं समझ पा। और यही अगर हम जो है उसको किसी तरह से तपाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी कुंडली के अंदर अच्छे योग हैं, और ये योग इतने अच्छे बन सकते हैं कि आप देश के टॉप लेवल के नेता बन सकते हो, लेकिन आपको ये वाले कार्यकाल के अंदर ये काम करना है, तो वो वास्तव में जो है वो अपना रास्ता चेंज कर दे और चीज़ों को जो है आगे के परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर दे। तो ये मैं आपके सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली भी बहुत बहुत पावरफुल है। किसी की कुंडली नेगेटिव नहीं होती। बात ये होती है कि उसको कैसे हमको पावरफुली एक्टिवेट करना है, कैसे हमको एक पॉजिटिव नोशन के साथ एक्टिवेट करना है। चाहे आपकी शिक्षा कम हुई हो, चाहे आपकी शिक्षा ज़्यादा हुई हो, चाहे आप इस समय संपन्न मानते हो अपने आप को, चाहे आप अपने आप को निर्धन मानते हो, चाहे आपको लगता हो कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, अगर ऐसी बातें भी हैं तब भी आपकी कुंडली बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी असीम संभावनाएं हैं जो शायद उस व्यक्ति को पता ही नहीं होती कि क्या क्या संभव है। सर एक किस्सा याद आ गया मुझे। एक बार मैं एक पोस्ट में था, क्या कहते हैं रेजिमेंट के अंदर मैं गया हुआ था, तो वहीं पर एक सेम रूम के अंदर एक दोस्त आया। पहली बार हम लोग मिले, तो यार मैंने उससे पूछा घर से कुछ लेकर आया? तो बोला यार कि बहुत दूर पोस्ट थी तो पहुंचना तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसने मुझे अपने हाथ किसी अंगुली के अंदर उसने मुझे एक अंगूठी दिखाई। शायद मुझे नहीं पता कौन सी अंगुली में पहनी थी उसने बोला यार मैंने काले घोड़े की नाल से बनाई, और ये मुझे और बोला कि क्या कहते हैं भाई तुम भी बनवाना, इससे जो भी चीज़ होता है। काले घोड़े की नाल की उसने एक अंगूठी बनाई थी। तो यार मैं उसकी अंगूठी को देख रही हूँ करके, मैंने कहा खाने के लिए तो कुछ लाए नहीं, मुझे अंगूठी दिखा रहा है। लेकिन किस्मत देखो आप, 2-2.5 घंटे के बाद क्या होता है, एक अलार्म बजता है, हमारा इमरजेंसी सायरन बजता है, और हम सब लोग भागते हैं, वो भी भागता है। हमने अपना वेपन पकड़ा तो हमें पता चला कि
कुछ दूर पर नज़दीकी एरिया पर वहाँ की लोकल पुलिस फोर्स के ऊपर मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया। हम उनकी मदद के लिए जा रहे तो हम सेम जिप्सी के अंदर दोनों के दोनों थे, एक ही जिप्सी में। मैंने भी हाथ ऐसे पकड़ रखा, एक हाथ में मेरा वेपन था, दूसरे हाथ को मैंने ऐसे पकड़ रखा, सेम उसने भी। कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, शायद हम 2-4-5 किलोमीटर गए होंगे, हमारे ऊपर ही फायर आ गया। हम वहाँ पहुँचे भी नहीं, जैसे ही फायर हमारी जिप्सी पीछे से खुली होती है, मैंने जंप मारा तो सेम जंप उसने भी मारा चलती हुई गाड़ी से, लेकिन उसकी अंगुली ऊपर ही रह गई सर। उस अंगूठी के साथ क्या हुआ, जब उसने ऐसे पकड़ रखा था यूं करके, तो वो अंगूठी उस लोहे पर फंस गई और वो वेट नहीं ले पाई पूरी बॉडी का, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट भी था। मतलब उस टाइम 14 kg बुलेट प्रूफ जैकेट लगा लो आप, 5 kg का वेपन लगा लो, तो 14-21 kg तो ये मतलब 19 kg ये हो गया, उसके साथ अम्युनिशन अलग और उसका खुद का वेट अलग। तो अंगूठी के कारण उसका अंगुली वहीं अटक गई सर, और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा। तो मुझे अभी उसकी 2-3 घंटे पहले की बात याद आई कि यार ये अंगूठी मेरे को उसके लिए, तो इसको मैं अभी आपकी बात सुन के मुझे किस्सा याद आ गया सर। मुझे किस्सा याद आया कि यार ये अंगूठी उसने अपने बचाव के लिए रख रखी थी या उसने अपनी उंगली देने के लिए रख रखी थी। मैं इसके बारे में तो यही कह सकता हूँ कि हो सकता है कि उसकी वजह से बच गया हो, या हो सकता है कि उसकी वजह से फंस गया हो। अंगूठी पहनना ना पहनना ये आपका अपना डिस्क्रिप्शन है। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता हूँ। आई डोंट नॉट पुट ऑन एनी रिंग फॉर दैट मैटर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे ग्रह हैं वो मेरी बात वैसे ही मान लेते हैं सारी की सारी। मुझे उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बहुधा क्या होता है कि आपको ना कुछ जो है वो बताना पड़ता है ग्रहों को कि ऐसे एक्टिवेट करो। आपने बीरबल की खिचड़ी सुनी होगी, तो उसमें वो बेचारा बहुत दूर से जो है देखता रहा कि जो है वो आग जल रही है, और उसको लगा कि इसी से मेरे को जो है वो गर्मी मिल रही है, जबकि इतनी दूर से तो गर्मी मिलती, दिमाग की बात है। तो आपके दिमाग को भी कभी कभी हमको ट्रिगर करना पड़ता है कि आप जो है उससे ट्रिगर होना शुरू हो जाओ। और कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि एक मोहल्ले में बहुत सारे चोर रहते हैं और आपने गलती से कुंडी लगानी बंद कर दी अपने दरवाजे की, लेकिन आपको पता है कि आपने लगाई हुई है, तब भी आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। और आपने लगाई है और आपने खुद अपने हाथ से लगाई है, लेकिन बीच बीच में आप तब तक डर डर के उठेंगे कि यार पता नहीं मैं लगा पाया कि नहीं लगा पाया। ये सारे के सारे मोमेंट को ट्रिगर करने की बात होती है कि आपके मोमेंट आप किस बात से ट्रिगर अप हो जाते हो। कुंडी बिना लगाए भी आपको बहुत अच्छी नींद आ सकती है, और कुंडी लगाने के बाद भी आप हर 2 घंटे के बाद जो है सहम के उठ सकते हो। यही टाइमिंग को है हम पढ़ते हैं कि आपकी टाइमिंग जो है वो चल कैसी रही है और किस प्रकार से इसको जो है वो थोड़ा सा हमको चेंज करना है। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट क्या है सर, कोई भी कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा इस पॉडकास्ट के अंदर। तो आखिरी में 2-4 चीज़ें पूछना चाहूँगा सर आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज़ सईद दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक हैं सर, बिन लादेन। आज भी हाफिज़ सईद पूरी दुनिया को टेरर से दहला रहा है सर, और हज़ारों लड़के हैं जो इसकी बातों से इन्फ्लुएंस होके शरीर में एक्सप्लोजिव बांधते हैं। इसकी कुंडली में क्या खास होता है सर ऐसे लोगों की, जिनके लिए आज भी लाखों लोग मरने के लिए तैयार हैं, जिनको आज ये क्या बोलते हैं वो 72 हूरों के चक्कर में या जन्नत के चक्कर में जो अपने शरीर में एक्सप्लोजिव बांध के आते हैं, जबकि इन्होंने अपने बच्चों को ये दुनिया में सबसे अच्छी एजुकेशन विदेशी धरतियों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों को जिहाद के नाम पर, धर्म के आड़ पर हर रोज क्या करते हैं, धमाके में उड़वाते हैं सर। क्या है इनकी कुंडली में ऐसा सर? देखिए, इनकी कुंडली बहुत अच्छी तो होती नहीं है। हाँ, इनकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिसके अंदर ये एक तरीके से छद्म गुरु बन जाते हैं, यानी कि इनका जो जुपिटर है वो मजबूत हो जाता है और ये अपने आप को एज अ गुरु, एज अ फिक्टिशियस गुरु भी पोर्ट्रे कर लेते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ आपके लाखों अनुयायी हो जो आप पे मरने को तैयार हो वही जीवन नहीं होता है। इनके बच्चे भी तो मर रहे हैं, बिल्कुल, इनके भतीजे भी तो मर रहे हैं। आप जिसको आपने अपने कंधों पे घुमाया हो, फिराया हो, और वो ऑपरेशन के अंदर मर रहे हैं। अपना इलाज, मैं अभी आपको बताया था कि इलाज भी नहीं करवा पा रहे ठीक तरीके से, क्योंकि पीछे गवर्नमेंट पड़ी हुई है इस समय, इलाज भी नहीं करा पा रहे। मैं उसी की बात कर रहा था। बिल्कुल सर, समझ गया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आप ये समझते हैं, बहुत बार क्या होता है कि आदमी, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक आदमी है, वो जयपुर के अंदर भीख मांगता है और उसका जो है वो बैंक बैलेंस जो है लाखों रुपए का है।
करोड़ों रुपए का है, बहुत बड़ा आदमी है, इनकम टैक्स पे करता है, लेकिन भीख मांगता है वो, तो उसको वही मजा आ रहा है कि मैं जो हूँ वो सुबह सुबह आकर अपने रैग्स पहनूं और उसके बाद कटोरा हाथ में लूं और जो है वो भीख मांगना शुरू कर दूं। अब आप मुझे बताइए कि आप इसको ये क्या समझते हैं आप क्वालिटी लाइफ को? हम तो 5,000 रुपए हमारे जेब में, हम पूरा महीना आराम से इज्जत की नौकरी से या इज्जत के खाने से निकाल के अपने सर को ढक कर रखना चाहेंगे, और एक आदमी जो है उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो भीख मांगने को भी तैयार है। तो ये सब माइंड फ्रेम है, माइंड का सेटअप है कि आप किस किस चीज़ को तवज्जो देते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमको पीस पसंद होनी चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग हमको फैमिली पसंद होती है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम सोशल व्यक्ति होते हैं। ये सारा हमारा दायरा होता है। यदि यहाँ पर शांति रहती है तो हम खुश रहते हैं, संपन्न रहते हैं, और यही जो है वो सनातन धर्म है। नहीं, बिल्कुल। और एक चीज़ और सर, आज के टाइम में अगर किसी बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, बहुत परिश्रम में, कौन सा भाव कमजोर है? कौन सा भाव? सिर्फ एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन सर। अगर जॉब नहीं लग रही है तो भाई तुम्हारा दशम भाव पीड़ित है और शनि तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये दोनों चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और अगर किसी की बार बार शादी टूट रही है, गर्लफ्रेंड भाग जा रही है, बॉयफ्रेंड भाग रहा है, कौन सा भाव उसका भी कमजोर है सर? देखो, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। गर्लफ्रेंड भाग रही है या बॉयफ्रेंड भाग रहा है तो पंचम भाव कमजोर हो गया और वीनस जो है वो पीड़ित हो गया। और शादी हो नहीं रही है या फिर तय हो के टूट रही है तो सप्तम भाव कमजोर है और गुरु यानी कि जुपिटर पीड़ित हो गया। सर, शादी के बाद कंटिन्यू घर में कलेश सर, है ना? पति पत्नी के बीच में लगातार कलेश और डिवोर्स तक की नौबत आ गई और वकील साहब खड़े हैं कि जल्दी पैसा मिले, मैं इनका डिवोर्स कराऊं, तो कौन सा भाव? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो जुपिटर की एनर्जी है वो आपस में मिली नहीं है, यानी कंपैटिबिलिटी नहीं हुई है, आपकी कुंडली सही तरीके से मिली नहीं थी और आपने शादी अपनी कर ली। बीमार हो रहे हैं सर बहुत सारे परिवार में कि लगातार बच्चा बीमार हो जाता है, पति बीमार हो रहे हैं, सब कुछ कई इलाज करा चुके हैं लेकिन नहीं हो रहा, कौन सा भाव उसमें सर? देखिए, अगर बहुत लंबी बीमारी हो गई है तो अष्टम भाव कमजोर हो गया है, और यदि साल 2 साल की बीमारी है तो छठा भाव कमजोर है। तो 6th हाउस और 8th हाउस का एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस प्रकार से इनको हम अच्छी तरीके से एक्टिवेट करें और नेगेटिविटी को डीएक्टिवेट करें ताकि व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। सर, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ से आज एक लड़के ने ठान लिया कि आगे चल के मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है ना, नेता बनना है, लीडर बनना है। कॉलेज लाइफ से ही, कॉलेज लाइफ, इलेक्शन, बाद में मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है, पीएम तक, कौन सा भाव सबसे स्ट्रांग होना चाहिए एक बड़ा लीडर बनने के लिए सर अभी से उस बच्चे को? कोई भी भाव स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। दशम भाव के रिलेशनशिप के अंदर 4 ग्रह अच्छी पोजीशन के अंदर होने चाहिए। 4 ग्रह का मतलब सूर्य, शनि, बुध और साथ में गुरु। ये 4 अगर आपके अच्छे हो गए और इनके ऊपर राहु का अच्छा इन्फ्लुएंस हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप जन्मजात आप एक नेता बन सकते हैं। और उसके बाद आप इनको पोषित कीजिए, हर चीज़ को अलग अलग तरीके से पोषित किया जाता है। गुरु को ज्ञान से पोषित किया जाता है और राहु को जो है वो अपने आप को एक्स्ट्रा वैगेंट होकर पोषित किया जाता है और शनि को मेहनत करके पोषित किया जाता है। इन सबको पोषित कीजिए, आप ज़रूर वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे जिसको मन में आपने सोच रखा है कि प्राप्त करनी है। और आखिरी में सर एक चीज़ और, आजकल हर बच्चे का एक ही सपना, मैं फेमस हो जाऊं, मुझे स्टार बनना है। एक बच्चे से लेकर उसको अमिताभ बच्चन बनना है सर, है ना, हर एक को स्टार बनना है। स्टार बनने के लिए कौन सा भाव सबसे स्ट्रांग होना चाहिए सर? मैं बॉम्बे रहता हूं सर। फिर मैं कहूंगा कि 10th हाउस होना चाहिए, लेकिन 10th हाउस के रिलेशन में राहु और वीनस की लोकेशन, पोजीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर वीनस अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति जो है वो गलत आचरण में भी पड़ सकता है, राइट। और उसके साथ राहु मिल जाए, राहु करना ही पड़ेगा, लेकिन वो आपको गलत संगत में डाल सकता है। तो अपने आप को बैलेंस आउट भी करना है, यानी कि जुपिटर का, यानी कि बुद्धि का भी उसके अंदर एक प्रयोग चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप आउट ऑफ बाउंड हो जाए। आपका किसी का एक पॉडकास्ट हिट होता है, किसी की एक मूवी होती है, दिमाग जो है वो सारा आउट हो जाता है, यानी कि राहु आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनिशियल सक्सेस इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, और फिर देखिए सारे के सारे ग्रह आपके इशारों पे नाचते हैं। और सर, मेरे जैसे फील्ड एजेंट, फील्ड ऑपरेटिव के लिए, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, दुनिया के बहुत सारे सीक्रेट एजेंट हो जो कहते हैं यार किसी दिन हमारे रेंज पर आ जाए, तो मेरे जैसे को सेफ रहने के लिए हमेशा, क्योंकि मैं तो ऑटो में भी ट्रैवल कर लेता हूँ, ट्रेन में भी जाता हूँ सर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एनिमी मुझसे हमेशा 3500 मीटर दूर रहे।
तो उसके लिए मेरा कौन सा भाव 3500 सही? मीटर। 3500 मीटर दूर तक एक स्नैपर का बेस्ट रेंज है, तो मुझे नहीं लग रहा कोई 3600 मीटर तक लेकर आएगा अभी, है ना सर? 3540। देखिए आपके लिए सिर्फ एक उपाय है और उपाय बताता हूँ। और आपके गुरु पता है कौन है सर, कौन है? जो मेरे स्कूल टीचर थे। हनुमान जी हैं। अच्छा, हनुमान जी। अरे हनुमान स्कूल टीचर तो है ही है, पर हनुमान जी हैं। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, आज भी अच्छी रहता मेरा तरीके सर, से, हैं? आज भी रहता मेरा मंगल का। तो आप ये समझ लीजिए कि हनुमान जी की पूजा करते रहिए, आप हमेशा 4000 मीटर दूर ही रहेंगे, चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। मुझे लग रहा है कि जितना भी हमने बच्चों से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सब कुछ कवर करने की कोशिश करी। और मैं एक चीज़ सर, बहुत सारे बच्चे हैं, अब इसमें दुनिया भर के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, तो मैं यही चाहूँगा यार कि देखो, मुझे ज्योतिषी का तो नहीं है नॉलेज बिल्कुल भी, लेकिन जिनको नॉलेज है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को भी कोई भी सवाल होगा सर, मैं चाहूँगा कि आपकी टीम उन्हें रिप्लाई कर दे, क्योंकि ये हम लोग ये पॉडकास्ट डालेंगे, क्योंकि बहुत मेरे फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछने के बाद मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा इसका आंसर क्या है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे, लेकिन क्या है, इन सारे क्वेश्चंस का मैंने विस्तृत आंसर मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाता है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं एजुकेशनल वीडियोस बहुत डालता हूँ, ताकि वो जो है उनको देख के उससे लाभ ले सकें। और ये सब चीज़ें निःशुल्क हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, आप यूट्यूब चैनल को देखिए, वहाँ से ज्ञान लीजिए, और वहाँ पर कुछ पूछना है तो वहाँ पर मैं भी जवाब दूंगा, और मेरी टीम जो है वो आपके चैनल पे भी जवाब देगी। तो निश्चिंत रहिए, आपके किसी भी मैं कमेंट को खाली नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल आपसे बहुत थैंक यू सर, आप अपना कीमती वक्त लेकर आए, बिल्कुल। और लास्ट में सर, इस देश के बच्चों को, मतलब सबको, एक आपकी तरफ से एक मैसेज सर। क्यों मैं आपको बताता हूँ सर, कभी भी क्या होता है, हम किसी के पास भी कुंडली लेके जाते हैं ना सर, वो इतना डरा देते हैं, पूछो मत, है ना? तो आधे तो लोग इसलिए ही नहीं जाते कि यार हमारे को डरा देंगे करके, ठीक है, तुमने ये नहीं पहना, तुमने ये करो वो करो, क्योंकि एक आम आदमी ला ही नहीं पाएगा सर। जो आदमी खुद ही परेशान हो, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, देखो परेशान आदमी ही जाएगा ना सर, जिसको दुनिया में संपन्न तो किसी को उसको पता ही नहीं है, उसको तो तकलीफ आती है तभी आदमी डॉक्टर के पास जाता है सर, बिना तकलीफ के तो जाएगा ही नहीं। तकलीफ आएगी तभी वो किसी ज्योतिष के पास जाएगा। तो जो इंसान खुद तकलीफ में है वो तो परेशान है। तो अब कोई आदमी उसको बोलता है कि यार एक काम करो, तुम एक डायमंड पहन लो, एक नीलम पहन लो, 1-2 लाख रुपए का कहाँ से पहनेगा सर वो आदमी? बेचारा खुद ही परेशान है ना सर। तो क्या देखिए, ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपके पास समय है, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए जी। आप कहिए मेरे पास समय नहीं होता, मेरा समय का पता ही नहीं होता, मैं रात है दिन है मुझे कभी कभी ये भी पता नहीं चलता, तो मैं कहूँगा अब पहन लीजिए आप, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, और आज वार क्या है, आपको ये भी पता नहीं चलता कभी कभी जब आप किसी मिशन पे होते होंगे, तो आप तब मैं आपको कहूँगा कि आप पहन लीजिए अगर ज़रूरत है तो, वरना बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते हैं। तो मैं आपके सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि पहले अपनी जय करो, यानी पहले अपने आप को अच्छा करो, क्योंकि अगर आप अच्छे होगे तो आपका परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर जितनी संभावनाएं अगले 10 साल के अंदर हैं, उतनी संभावनाएं कहीं विदेश में है ही नहीं। और एक मेरी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू हो रहा है, दिसंबर तक आते आते काफ़ी प्रोमिनेंस में आ जाएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रेन्स जो कि हमारे बाहर सेटल्ड हैं वापस इंडिया में आने शुरू होंगे, और यहाँ वाले बाहर जाना अपेक्षाकृत अच्छा नहीं समझेंगे। ये 2027, 28, 29 के अंदर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देखना शुरू करना, और देखना कि भारत हमारा कैसे जो है वो जगमगाता है। नहीं, बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, लेकिन आपके हर शब्द में एक ही चीज़ निकल रहा था, सनातन। मैं तो उस दुनिया से आया हूँ सर, जिस दुनिया में मैं सभी धर्म को बराबर मानता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं के साथ काम किया है, हर देश के फील्ड ऑपरेटिव के साथ। लेकिन फिर भी आप कहते हो कि आपका सनातन धर्म दुनिया में सबसे अच्छा है, तो एक लाइन सर क्यों अच्छा है, ताकि मुझे भी याद रहे, अगले को कभी मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ यार मैं वहाँ से देखिए, आप सनातनी हैं, आप सारे धर्मों को अच्छा मानते हैं, इसलिए आप सनातनी हैं। थैंक यू सर। और ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमने शूट किया, इसमें कोई भी कट नहीं होगा, कोई भी एडिट नहीं होगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल मेल के माध्यम से, आप यूट्यूब पर, आप कमेंट्स पर आप सर से पूछ सकते हैं। मैं सर की मेल आईडी भी डाल दूंगा। और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।